Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you to yet another episode. आज का एपिसोड हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जो बंदा आज हमारे साथ मौजूद है इन्होंने पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की है। जी हाँ, CSS 2025 में इनका नाम है मोहम्मद मोहसिन खालिद और ये विजुअली चैलेंज्ड हैं। उसके बावजूद he was able to land in Pakistan Administrative Service, which is a big phenomenal achievement एंड माइलस्टोन इन हिज लाइफ। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बड़े कम फिगर्स हैं जिन्होंने विजुअल इशू के साथ और इस तरह की किसी प्रॉब्लम के बावजूद इतनी मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट सर्विस के अंदर मेरिट की पोजीशन के ऊपर ये सर्विस और ये पोजीशन हासिल की है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट इज एन ऑनर टू हैव यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हेन यू फाउंड आउट अबाउट द रिजल्ट, आपकी फीलिंग क्या थी, तासुरात क्या थे? क्योंकि जितना मैंने आपसे मिला हूँ, जितना मेरा आपसे इंटरेक्शन है, you seem to be very calm, composed. So how was the feeling when you found out that आप second position हासिल किया आपने? First of all, thank you so much for inviting for the talk. फीलिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अनबिलीवेबल एक सिचुएशन होती है। कुछ लम्हों तक तो प्रोसेस करना ही मुश्किल होता है कि अल्लाह ताला की रहमत से, फजल से इतना बड़ा अवार्ड और एफर्ट्स का रिवार्ड इतनी जल्दी अल्लाह ने अता किया। immensely overwhelmed with the feeling of gratitude. जबरदस्त। So मोहसिन, ये बताएं कि how did you come up with the idea and thought कि मैं CSS करना चाहता हूँ? क्या ये बचपन का ख्वाब था आपकी? आई थिंक बचपन में ही आपको जो है थोड़ा सा इशू आ गया आईसाइट का, तो आपने ये सोचा कि यार अब ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, या मोटिवेशन ज्यादा मिली? ये थोड़ा सा बताएं। आई रियली वांट टू नो कि व्हाट वाज दैट मोटिवेशन, व्हाट वाज दैट फैक्टर दैट पुश्ड यू टुवर्ड्स अंडरटेकिंग दिस एग्जाम? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने स्पेशल नीड्स एजुकेशन में कंटिन्यू की अपनी स्टडीज इन इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड को एजुकेट किया जाता है, वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का एक सामना था। हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, हमारी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड मटेरियल इन ब्रेल लैंग्वेज, उसकी कमी, और फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स के, और मतलब वी टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिसमें हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन जिससे भी हमने डिस्कस किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि अगर हमारी गवर्नेंस इंक्लूसिव हो तो ये इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, इफ नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व। सिमिलरली हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि women should also come into civil services, in politics, in economy, ताकि जो women related issues हैं वो women खुद effectively handle कर सकें। Similarly, हमारे पास religious minorities हैं, हमारे पास people with special needs हैं, elderly लोग हैं, youth है, यानी कि हर एक segment of society के particular issues हैं, और वो issues वो खुद अगर उन्हें on board ले लिया जाए, वो अपने suggestions से नॉट ओनली ऑन पॉलिसी मेकिंग बट ग्रास रूट लेवल पे भी वो बेहतर तौर पे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो एक मेरा एक की फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि यस, दिस इज द थिंग व्हिच आई शुड कंसीडर कि मैं यहाँ पे अपना रोल अदा कर सकूं। जबरदस्त। सो यू थॉट, सिंस आपने वो इश्यूज इन पर्सन खुद बचपन से देखे, फेस किए हैं, एंड यू थॉट मे बी अगर मैं ऐसी पोजीशन ले लूं लीडरशिप की, सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ले लूं, तो आई कैन सेव द कम्युनिटी फ्रॉम ऑल द हैसल्स दैट आई हैड टू गो थ्रू, अपनी कैपेसिटी में एक अच्छा रोल अदा कर सकता हूं। यस, और नॉट ओनली दिस कम्युनिटी, सोसाइटी एज अ होल, और इन अ मोर सेंसिटिव, यू कैन रिलेट विद एवरीथिंग, बिकॉज वो चीजें हमने खुद फेस की हैं। जबरदस्त। इन अ मोर रिलेटेबल मैनर। सो टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने बताया कि आपने अपना बैचलर्स किया था GCU लाहौर से, वो भी माशाल्लाह बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और आपने इंग्लिश लिटरेचर में अपना वो किया। सो ये बताएं कि एकेडमिकली आप हमेशा से साउंड रहे हैं, आपकी एकेडमिक जर्नी में टफनेस या चैलेंजेस आए, या यू वर ऑलवेज समबडी हु इज कंफर्टेबल एकेडमिकली और अच्छा रिजल्ट्स लेते रहे हैं, तो CSS भी इतना कोई आपके लिए बड़ी चीज नहीं थी? इनिशियली इन द बिगिनिंग चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ अगर स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैंने जनरल एजुकेशन से स्टार्ट किया, फिर मेरे साथ ये एक विजन का इशू हुआ, फिर मैंने स्विच किया कम्प्लीटली फ्रॉम जनरल एजुकेशन टू स्पेशल एजुकेशन। तो वो एक बीच में गैप भी आया मेरी एजुकेशन का, 3-4 साल मेरी एजुकेशन डिसकंटिन्यूड रही।
जिसमें मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट में टाइम गुजारा, हॉस्पिटल के विजिट्स एक्सेट्रा, फिर एजुकेशन कंटिन्यू हुई। बट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मुझे टीचर्स, मुझे फैमिली सपोर्ट और एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने एजुकेशन में इन एवरी एस्पेक्ट सपोर्ट किया, अपलिफ्ट किया और अप्रिशिएट किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि यस, कुछ भी करना हो किया जा सकता है। आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छा माइंडसेट होना चाहिए with positive attitude. Brilliant. So even when you were down, your loved ones and your closed ones, lifted your spirits and they made sure कि आप you're capable of everything. I think Absolutely. a lot of credit goes to them as well for your phenomenal achievement today. अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएं कि आपका CSS की जर्नी के अंदर आपके ऑप्शनल्स क्या थे और उनका क्राइटेरिया क्या था आपका, ऑन व्हाट बेसिस डिड यू सिलेक्ट? आपने इंटरेस्ट देखा, बैकग्राउंड देखा, और आपने क्या अपने सिलेक्शन का जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा सा बताएं। मेरे ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और मेरा क्राइटेरिया जो मैंने कंसिडर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, या मैं बोर नहीं होता जिसको पढ़ के, जिसपे मैं लिख सकता हूँ, जिसमें मैं बात ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने ऑप्शन चूज करने से पहले 9-10 सब्जेक्ट पढ़े, उनके लेक्चर्स लिए, यूट्यूब पे गया, इंटरनेट एक्सप्लोर किया। मेरे अभी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा मैंने 3-4 और सब्जेक्ट भी पढ़े। मैंने सोशियोलॉजी को गो थ्रू किया, मैंने यूएस हिस्ट्री को गो थ्रू किया, इवन पंजाबी, जिस तरह मैं एग्जाम अटेम्प्ट करता हूँ, पंजाबी पॉसिबल नहीं, मैंने पंजाबी भी पढ़ी कि मे बी इट इज पॉसिबल, शायद मैं इसको हैंडल कर लूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गो थ्रू किया। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इससे ज्यादा बेहतर है कि जो मैंने अभी चूज किए उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया। एंड अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, उसमें मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है, टोटल स्कोर में और ऑप्शनल में भी, सब में। थोड़ा सा बताएं अपना रिटर्न का स्कोर क्या है और इंटरव्यू में आपका क्या स्कोर आया? रिटर्न में मेरे 750 है, 750, और इंटरव्यू में आई स्कोर्ड 180। अच्छा, बाय फार आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन द रिटर्न पार्ट, जो अभी तक मैंने जितने लोगों से मिला हूं, इंटरव्यू किए हैं। आई थिंक आपका रिटर्न का पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आई थिंक टॉप है, टॉप 5 में तो आप लैंड कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन होने के बावजूद रिटर्न में भी आपका आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर है। इज दैट ट्रू? मैनी आर सेइंग कि फर्स्ट जो रैंक है या फर्स्ट पोजीशन इन रिटर्न, वो इसी डीएमसी की है। जबरदस्त। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि इंग्लिश लिटरेचर का आपका बैकग्राउंड है और सीएसएस एग्जाम के अंदर 2 एग्जाम्स आर डिफिकल्ट टू क्रैक, एक आपका प्रेसी है और एक आपका एसए है। सो डू यू थिंक आपकी डिग्री और बैकग्राउंड ने आपको हेल्प की है, जो एक जनरल बंदे को स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं अंग्रेजी के हवाले से, वो आपकी चीजें सॉर्टेड थी, या आपके ख्याल में अंग्रेजी ठीक हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रगल सबकी बराबर है? सो डिड इट गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज कि यार मेरी अंग्रेजी ठीक है तो आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स टू क्रैक दिस एग्जाम? देखिए, इसमें एक टेक्निकलिटी है। हमें ये लगता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि डिग्री इंग्लिश में होना या डिग्री पॉलिटिकल साइंस में होना हेल्प आउट करती है। नो डाउट उसका कोई पार्ट होता होगा, क्योंकि डिग्री आप एक चूज कर लें, आपको फिर वो 4 साल तक मजबूरी में पढ़नी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी होता है समटाइम, हम एक सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट से हट के चूज कर लेते हैं, लेकिन हम फिर डिग्री का हक अदा नहीं करते, उसे ठीक से पढ़ते नहीं है। अगर आपने अच्छे से कुछ भी पढ़ा हो, चाहे आपने इंटरमीडिएट में, स्कूल लेवल में कुछ पढ़ा हो, वो भी आपको एट द एंड, इवन सीएसएस में कहीं भी आप एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आप चीजें आपको रिकॉल होती हैं, आपकी मेमोरी में रहती हैं, इनग्रेन्ड रहती हैं, वो आपको हेल्प आउट करती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि इस्लामिक स्टडीज का पेपर करते हुए मुझे वो चीजें भी याद आती थी, या टेस्ट देते हुए वो चीजें याद आती थी जो मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई थी। तो ये चीजें आपकी सिर्फ डिग्री की नहीं, आपकी थ्रू आउट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको हेल्प आउट करती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली जिन लोगों की कोई लेट्स से हेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, आपके केस में विजुअल थोड़ा सा आ गया, किसी और की कोई खुदा ना खास्ता कोई और इशू, प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी या थोड़ा सा फंक्शन का इशू है, तो उनकी माशाल्लाह फिर मैंने देखा बाकी सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होने लग जाती हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि रिलाई करते हैं नेचुरली। सो इन योर केस, जब आपको थोड़ा सा विजुअल प्रॉब्लम आया, तो आपने कॉन्शियसली काम किया बाकी अपनी सेंसेस, हेयरिंग को, अपनी मेमोरी को, अपनी लिसनिंग को, अपनी बाकी सेंसेस को मजीद डेवलप करने के लिए? एंड डू यू रियली थिंक कि आपने उनके साथ मेकअप कर लिया है अपनी विजुअल प्रॉब्लम के साथ? दे प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन वेयर यू आर टुडे। आई थिंक समटाइम गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी सेंस को, जैसे बॉडी के किसी मसल को ट्रेन करें, जिम में हम ट्रेन करते हैं,
तो वो मसल आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट रेजिलियंस। हम स्टोरी सुनते हैं एक वर्ल्ड चैंपियन शूटर की, जिसका वर्ल्ड वॉर 2 में एक हाथ जो था, राइट हैंड शायद, एम्पुटेट हो गया। उसने फिर लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की या शूटिंग की। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रेजिलियंस, और किसी एक मसल को, या किसी एक सेंस को आप कैसे ट्रेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि जर्नी के अंदर आपका टोटल सफर कितना था सीएसएस की तैयारी का? इसके साथ साथ आपने जो सबसे अच्छे टॉप रिसोर्सेज डिस्कवर किए जिन्होंने आपके सक्सेस में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। मेरा जो एक सफर है जर्नी का, 1.5-2 साल का ही सफर था, जिसमें मैंने फॉर्मली मैंने प्रिपरेशन की। अ, इस दौरान मैंने पीपीएससी के कुछ एग्जाम्स भी दिए। मेरी पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में सीएसएस से पहले जॉब भी हो गई। अल्लाह इज वेरी काइंड। सेकेंडली, मेरे केस में इंटरनेट हैज बीन अ ब्लेसिंग। इंटरनेट से मैंने बहुत हेल्प ली है, बी इट यूट्यूब, बी इट गूगल, बी इट एआई। इससे मैंने इमेंसली कंसल्ट किया। फिर एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनसे भी, आप एक भी बुक का टाइटल पकड़ते हैं रिकमेंडेड लिस्ट में से, आप गूगल करते हैं, आपको बुक मिल जाती है। आप डिफरेंट रीडिंग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, या अपने नोट्स बनाते हैं। तो ये सॉफ्ट की जो प्रिपरेशन है मुझे सूटेबल थी, मेरे भी थी, और मेरे लिए कंपेटेबल भी थी ये। और मुझे लगता है कि इंटरनेट आज के दौर में बड़ा एक अच्छा सोर्स है। So you mostly consulted think tanks, research papers, or you followed the FPSC recommended books? Like, what was your strategy? How did you strike a balance between okay, what to choose and what to not choose? इट इज अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स। मैंने न्यूज़पेपर को काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट किया। न्यूज़पेपर से जो चीज़ें मुझे लगता था इफेक्टिव हैं उन्हें मैं इंकॉर्पोरेट करता था अपने नोट्स में या अपने फैक्ट बुक में। न्यूज़पेपर रीडिंग एक कह लें, इसको ऐसे प्रिपेयर किया या पढ़ा कि जैसे एक होली बुक होती है। जो बुक्स हैं, कंप्लीट थॉरो बुक्स पढ़ने से बेहतर है हम उसे फोकस्ड होकर, टारगेटेड अपना टॉपिक पकड़े हम सिलेबस से, टॉपिक ये है, इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। फिर आप बुक में से स्कैनिंग ढूंढें कि जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हो बुक में मुझे कहाँ बताया गया। देन उसमें से आप मटेरियल निकालें, अपने नोट्स बना लें, इनकॉर्पोरेट कर लें। आई थिंक इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। Makes sense. So एक typical day आपकी जिंदगी में while you were preparing, when you were all in, like full all in तैयारी कर रहे थे, what did your day look like? So एक बंदा कहता है कि आपकी सर रूटीन क्या थी, in other words. तो could you walk me through your day while you were preparing? कि कितने बजे स्टार्ट किया, फिर क्या किया, फिर उसके बाद एंड क्या करते थे, ब्रेक्स कैसे लेते थे, just to have an idea. जॉब से पहले जो मेरी रूटीन हुआ करती थी, सुबह अगर मैं उठ रहा हूँ, अगर अर्ली उठ And रहा sorry, हूँ, please correct me if I'm wrong. You were working full time while preparing. Yeah, then yeah, you took a leave in between. रिटन एग्जामिनेशन के बाद मैंने जॉब स्टार्ट ओके, सो रिटर्न की तैयारी तक आप कंप्लीटली फुल तैयारी ही कर रहे थे। तो Exactly. कैसी रूटीन थी आपकी, एक दिन कैसा लगता था? सुबह पहला जो ब्रेकफास्ट से पहले मेरा काम होता था कि न्यूज़पेपर उठ के मैंने एडिटोरियल पढ़ने हैं, उसमें से एक की समरी बनानी होती थी, प्रेसी बनानी, प्रेस बनानी। जबरदस्त, ये एक मस्ट डेली का काम, मस्ट काम है। ये अगर स्किप हुआ तो इट मीन्स कि मैंने उस दिन दिन का आगाज ठीक नहीं हुआ। हाँ, उस दिन मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया। सेकेंडली, उसके बाद ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह, और उसके बाद रीडिंग। फिर उस दिन का टारगेट क्या है वो मैं कोशिश करता था पढ़ लूँ। 10 से 12 के दरमियान कुछ बोरिंग सी चीज़ जिसमें सिर्फ मैं नॉलेज ले रहा हूँ रीडिंग के लिए, और उसमें मेमोराइजेशन नहीं। लेजर रीडिंग, राइट, लेजर रीडिंग। देन इवनिंग में फिर मैं इंटरमिटेंट ब्रेक्स भी लेता था, वॉक भी कर लेता, क्योंकि इसमें अटेंशन स्पैन का भी होता है कि आफ्टर 40-50 मिनट हम थोड़ा सा मेंटल वो कंसंट्रेशन लूज करना शुरू करते हैं। तो फिर मैं एक छोटी सी ब्रिस्क वॉक लिया करता था घर में, बाहर नहीं, और या फोन चेक कर लिया, उस पर कोई न्यूज आ रही है कुछ ऐसा। तो शाम तक कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, फिक्स्ड कह लें एक टॉपिक्स होता था कि टॉपिक आज कवर करना है। तो ऑन एवरेज 6 to 7 प्रोडक्टिव आवर्स आप दे देते थे? ऑलमोस्ट। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि I have interviewed so many individuals, or over the past couple of years I've met so many people. I genuinely want to ask you कि how are you so composed, calm, और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट? मतलब आपसे मैं जब से मिला हूँ, जितने आप कंपोजर के साथ बैठे हुए हैं, जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज, जितनी आपकी वेलकमिंग और कंपोज्ड और काम है, ये इतने इस परफेक्शन के लेवल तक कैसे पहुंचे? ये एक कॉन्शियस एफर्ट था या ये एक जनरली आपकी पर्सनालिटी का पार्ट था? बिकॉज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस
So I want you to tell me कि how did you achieve this level of composure? I think it's natural Hmm. और समटाइम मैं भी नर्वस हो जाता हूँ Hmm. being a human. Hmm. लेकिन overall it's natural. And over time, you know, आहिस्ता आहिस्ता वो पार्ट बनता गया, उस तरह से कॉन्शियसली आपने इस चीज पे काम नहीं किया? बिकॉज आई हैव नेवर मेट समबडी जो इतना कंपोज्ड है जिंदगी के अंदर. बिल्कुल समटाइम हम भी एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं, लेकिन अपने ऊपर रिफ्लेक्ट भी करना होता है कि सही. नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था सही. या ये जेस्चर रिकंसिडर करना था मुझे. बिल्कुल. तो आई थिंक कांस्टेंट एक अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ Reflection. रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें. अच्छा, somebody who starting from scratch जिसने CSS की तैयारी PMS की करनी है, सिंस आपने बाकी एग्जाम्स भी दिए, एक तो सवाल है कितनी देर में आपको लगता है एक बिगिनर जस्टिस कर सकता है इस तैयारी के साथ? कितना मंथ्स या कितने ईयर्स रिक्वायर्ड है, इसके बारे में बताएं. आई थिंक मिनिमम 1 ईयर, इट रिक्वायर्स मिनिमम 1 ईयर बिकॉज हर एक ने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते. आपकी डिग्री किसी एक सब्जेक्ट में हो सकती है, आपने यू हैव टू गो बिल्कुल. फॉर 6 न्यू सब्जेक्ट्स. तो इसके लिए जैसे आप न्यू एक मास्टर्स कर रहे हैं, एक नेक्स्ट डिग्री कर रहे हैं, वी शुड टेक इट लाइक अ न्यू डिग्री. 10 to 12 months is a decent amount of time जिसमें आप इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं. यस इट इज. अगर इससे ज्यादा भी लगता है तो इट्स फाइन. हो सकता है समटाइम मेरी स्कूलिंग जो है वो अच्छी ना रही हो, मेरी बेस अच्छी ना बनी हो. अगेन इट्स सब्जेक्टिव बट रफली Subjective. 10 to 12 months के अंदर एक बंदा उसके साथ Yes. जस्टिस जो कर सकता है. रिमोट एरिया से आ रहे हैं, Yeah. जिनका उर्दू मीडियम था या जो समझते हैं कि हमारी बेस अच्छी नहीं बनी, उनको ज्यादा टाइम लग रहा है, इट्स टोटली फाइन. उसमें स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि CSS के हवाले से अवाम जो है बहुत ज़्यादा डिसग्रंटल्ड है या एक पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, हालात आपके सामने हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा यूथ बल्ज होने के बावजूद यू नो द यूथ डज नॉट have a lot of expectations from the country. So what would be your message to the community, to the people, to the aspirants who are watching you, to somebody who thinks कि CSS करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या वो जो लोग उम्मीद छोड़ बैठे हुए हैं उनके लिए आपका दिल से क्या मैसेज होगा जो उनकी जिंदगियों में एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आ सकता है या एक होप दे सकता है? मैं ये चीज़ पहले भी कहता हूँ कि वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर व्हाई, वी नीड टू फाइंड आवर व्हाई कि हम सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं. अगर हमारा व्हाई क्लियर है तो इट डजेंट मैटर कि हमें 1 साल लगता है, कितना टाइम लगता है, हम परसिस्टेंट रह सकते हैं. बट अगर हम सिर्फ अपेरेंट चीज़ों से या इसकी ग्लोरी से या इसके चार्म से इम्प्रेस होके आ रहे हैं तो हम जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे. और ऐसा भी इट्स ऑल्सो अ प्रैक्टिकल फैक्ट कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं दीज आर लिमिटेड, कैंडिडेट्स आर इन थाउजेंड्स एंड इन लैक्स, और तमाम कैंडिडेट्स को कैटर किया जाए, इंडक्ट किया जाए, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. वी नीड टू हैव सच यूथ जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में, प्राइवेट सेक्टर में, AI में उस तरफ जाएं और पाकिस्तान का नाम उस तरह से भी रोशन करें. और बैकअप प्लान भी होना चाहिए. हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चीज़ का कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए. मेक सेंस. सो एक अच्छे इदारे का क्या रोल होता है, एक अच्छे मेंटोर का, एक अच्छे गाइड का? लोग कहते हैं यार खुद ही करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं खुद नहीं हो सकता. सो व्हाट इज योर ऑनेस्ट कैंडिड ओपिनियन अबाउट दिस कि जी कैन समबडी डू इट ऑन देयर ओन एज वेल, या एक अच्छी गाइड मेंटोरशिप के साथ, किसी डायरेक्शन के साथ अगर आप किसी को पकड़ लो तो आपका कम टाइम में ज़्यादा बेहतर आउटकम निकलने के चांसेस हैं? डेफिनेटली कोई भी आपने काम करना है उसमें आपको मेंटरशिप या गाइडेंस की जरूरत होती है. लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास गाइडेंस आ गई है तो हम खुद लेजी हो जाएं, खुद काम ना करें. जो हमारा काम है खुद से रिसर्च वर्क, वो एक एडिशनल चीज़ है. अगर हम स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो हमें अपनी एफर्ट ही करनी पड़ेगी. एक उस्ताद है, एक मेंटोर है, उसने सबको सिखाना है. लेकिन आपने उन सब में जिसको वो टीचर सिखा रहा है उसमें स्टैंड आउट कैसे करेंगे, आप प्रोमिनेंट कैसे होंगे, वो आपकी अपनी एफर्ट है. बिल्कुल. केक बनाना तो आपको सिखा देंगे, टॉपिक आपने उसकी खुद करनी है. बिल्कुल ठीक है. सो आपके ख्याल में शुरू में गाइडेंस ले लेनी चाहिए या एंड पे जाना चाहिए? कोई भी काम करने से पहले ट्रैक क्या है, रास्ता क्या है, उसको समझ लेना चाहिए. एग्जैक्टली. हमने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो कौन सा हाईवे हमें जल्दी पहुंचा देगा. वही वाली बात, अपनी रेकी करें, सोच समझ के डिसीजन लें कि मैंने कौन सा रूट लेना है, उसके बाद उसको फॉलो करें. वही जो आपने शुरू में बात कही थी कि अगर मल्टीपल टाइम्स रूट चेंज करेंगे तो देन इट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम्स. इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए क्या लगी, जो आप कहते हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ओवरकम करना या इसको बैटल करना? मेरी पर्सनैलिटी सोशल है. आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू टॉक टू द पीपल.
लेकिन इस जर्नी के लिए मुझे बहुत से चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मुझे मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली इवेंट्स को, आई थिंक सबके लिए होता है, आपको Brilliant. कुछ देर के लिए आइसोलेट Yeah. होना पड़ता है। या तो वो मेंटली काफ़ी एक टोल लेता है। चैलेंजिंग होता है, कट जाना कुछ कुछ अरसे के लिए। तो आई थिंक कैंडिडेट्स को अपने मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। यू शुड हैव सच फेलो, सच फ्रेंड्स, सच वेल विशर्स जो आपको सपोर्ट करते रहें। आप मेंटली डाउन फील करें, लो फील करें, तो यू शुड हैव सच पीपल टू टॉक टू। ज़ाहिर है सीएसएस की जर्नी में आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी Absolutely. नींद का, अपनी डाइट का, Diet सिर्फ का, पढ़ाई पे फोकस नहीं करना। food देन का। यू आल्सो नीड एन एवेन्यू, ब्रेक लेनी है, रिलीफ लेना है। तो यस, कुछ अरसे के लिए यू हैव टू कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक जिंदगी में हर डिसीजन ट्रेड ऑफ है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Absolutely, और जो it's all आपने about- पाया है उसके लिए तो लोग हर चीज़ खोने के लिए रेडी होते हैं। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू टॉक टू यू टुडे। बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार, फ्रूटफुल आपने इंसाइट्स दी, एंड ऑनेस्टली थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन आई हैड गूज बम्प्स, और मैं बहुत एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड और एक उसमें फील कर रहा हूँ, सिटिंग विद समबडी लाइक यू हु इज़ नाउ एन इंस्पिरेशन, अ विनर, That's एंड kind यू of नो thing, this एक kind of thing. एसी के रोल के अंदर आप पास के अंदर एलोकेट हुए हैं विद ऑल ऑफ दिस। सो वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग अहेड. I hope and pray that you continue to work on your vision, your dream to make this country a better place. Thank you. Thank you so much, Mohsin. That was Mohammed Mohsin Khalid, second position CSS 2025. Thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.